So hi guys, I hope you guys must be doing very well. My name is Sarthak Sharma and I'm also a CA student also like you, and you can also call me your CA friends, and also you can also call me a CA buddy like something like this. Okay. तो सबसे पहला तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो को बनाने का, कवरेज का। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा इसमें सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ और कौन से ग्रुप का, ठीक है। मैं जो सब्जेक्ट इसमें कवर करने वाला हूँ, that would be audit and ethics, paper number 5. This is the subject of the group 2. Okay, this is not a group 1 subject, this is a group 2 subject, which is audit and ethics, paper number 5. सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूं कि लाइक मेरा ना, जब मैं खुद पढ़ता था तो मेरा खुद एक मोटिव था कि मैंने खुद अपने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मतलब अपने आसपास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि लाइक मेरे को खुद लगता था कि यार ये सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, बट स्टिल सिर्फ ये कोचिंग, एक कोचिंग ही होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड है या फिर कुछ भी फाइनेंशियल कुछ कंडीशंस है, कुछ भी थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं उनके करियर में। तो उसको लेके वो एक मतलब क्या बोलते हैं, परचेज नहीं कर पा रहे कि भाई लेक्चर्स वगैरह परचेज करना थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। और यूट्यूब पे आपको पता होगा डेफिनेटली, भाई ये प्रोफेशनल एक कोर्स है तो यूट्यूब पे डेफिनेटली इसका कोई डालता नहीं है इतना ज़्यादा सब्जेक्ट वगैरह। और कोई डालता भी है तो आई गेस में थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है कि भाई मेरी क्लास ले लो, मेरी क्लास परचेज कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लाइक फेयर प्ले कहीं भी नहीं चल रहा है, आई गेस सो। क्योंकि मेरे को भी काफ़ी सारे ऑडिट्स वगैरह के, मतलब पूरे ऑडिट्स क्या, पूरे सी ए इंटर के सब्जेक्ट में डाउट होते थे। तो लाइक यूट्यूब पे सब्जेक्ट ढूंढना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। ओके, एंड डेफिनेटली अगर कोई गाइज, अगर कोई स्टूडेंट है या मतलब अगर वो ब्रिलियंट भी है बट स्टिल उसके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है या उसके पास थोड़ा सा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकता क्लास, क्योंकि क्लास भी डेफिनेटली इसकी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है ना। तो नहीं कर सकता, तो मैं ये नहीं चाहता था कि लाइक उसको थोड़ा सा मतलब अ, मतलब वो बंदा ना देख पाए यार, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट अ प्रिविलेज। ओके, एजुकेशन इज राइट, एजुकेशन इज अ राइट फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट फॉर जस्ट फॉर प्रिविलेज। ठीक है। तो मेरा ये मोटिव था कि लाइक मैं जब खुद भी पढ़ता था ऑडिट, तो मेरे को तो ये था कि लाइक मैं थोड़ा सा ऐसे पढ़ लूँ कि थोड़ा सा डेप्थ में जाके कवरेज कर लूँ, ताकि मैं यूट्यूब पे भी, मेरा एक एम था कि मैं यूट्यूब पे भी कवरेज कर दूंगा होल ऑडिट का। तो उसी के मतलब एक मैं बोल रही के चल रहा था अपने मैं खुद पढ़ता था मैं। तो उसी के हिसाब से मैं पढ़ता था और उसी के हिसाब से आई गेस सो कि ये टाइम है, मेरे पास भी टाइम है सॉरी, कि मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। ठीक है। तो अब से यूट्यूब पे आई होप सो कि रेगुलर लेक्चर आने लग जाएंगे, और आई होप सो कि पूरी ऑडिट में कवर करवा सकूँ, क्योंकि मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे उसी को ही मैंने पावर पीपीटी फॉर्म में बना के आपको दे देता हूँ। तो आ, मतलब आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरी बुक नहीं देखनी पड़ेगी, एंड आई एम अश्योरिंग यू गाइस कि आप ये खाली पीपीटी वाली सारे नोट्स वगैरह होंगे आपके, है ना। तो इसको आप अगर रेफर करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बुक में देखने की ज़रूरत है इसके अलावा, बिकॉज ये सारा ऑलमोस्ट कवर है जितना बेयर मिनिमम हो सकता था। आप एक बार इसको देख लो, या तो आपको खुद लगता है तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, या आपको जैसे भी लगता है आप इसके नोट्स बनवा सकते हो, जैसे मर्जी आपको कर लो, आपको दिक्कत नहीं है। बस समझ में आना चाहिए, मेन वो है। ठीक है। और सबसे पहले तो मेरा पर्पस इसमें रटवाने का नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑडिट में नहीं बिलीव करता कि रटना, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए रटना पड़ेगा, बट स्टिल रटने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप डायरेक्ट रट्टा मारने जा रहे हो, तो वो मेरे को नहीं लगता कि उससे कुछ भी हेल्प होने वाली है आपको, क्योंकि एक दो दिन रट्टा मार लोगे, तीन चार दिन आपको रिटेन रह जाएगा। बट लॉन्ग टर्म रिटेन करना है तो फिर आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, और मेरा पूरा बेसिस ये है कि मैं अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं खुद अंडरस्टैंडिंग ली थी। रटना तो एक महीने में हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब रट लेते हैं, लेकिन बट आपको थोड़ा एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। तो आई होप सो कि मैं आपको एप्लीकेशन समझा पाऊंगा। एंड प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, या फिर सजेशन लिखते रहे जैसे भी हो, क्योंकि मैं भाई अभी एकदम एक्सपीरियंस नहीं हूँ। ठीक है। मैं अभी एज इट इज जैसे मैंने खुद पढ़ा था, तो आई होप सो कि मैं वैसे ही आपको डिलीवर कर पाऊँ कंटेंट। तो लेट स्टार्ट करते हैं। मतलब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसमें बेसिक बता दूँ, जो मैं चैप्टर आपको कवर करवाने वाला हूँ वो उसी ऑर्डर में करवाने वाला हूँ जिस ऑर्डर में मैंने खुद करे थे। तो सबसे पहले जो चैप्टर इसमें मैं कवर करवाने वाला हूँ दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स। ओके। अब आप बुक में देखोगे, ऑडिट की बुक में देखोगे मॉड्यूल्स में, तो उसमें चैप्टर का पूरा नाम है इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब है इसमें एसेज भी कवर्ड होते हैं। मतलब कौन से एसेज कवर्ड होते हैं भाई? 315 विच इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड 330 विच इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये दोनों ऐसे इसमें कवर्ड होते हैं। बट बट ये इंटरनल कंट्रोल्स अलग से एक सेपरेट थोड़ा सा पूरा मतलब चैप्टर वाइज ही बन जाता है। ये टॉपिक अलग से है, बट ये टॉपिक आई बिलीव सो कि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी समझने के लिए। ऑडिट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए इंटर कंट्रोल्स काफ़ी जरूरी है मैनेजमेंट के पीओवी से।
मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो मतलब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑडिट का ना देखो, बेसिक आपको इसमें थोड़ा लेना पड़ेगा, मैं बेसिक आपको समझा दूंगा, बट स्टिल जो पूरा ऑडिट है, मतलब बेसिक जो बेसिक्स नहीं कह रहा मैं, इन डेप्थ में ऑडिट की डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ ऑडिट के बारे में चैप्टर 1 में कवर्ड है। वो हम जंप करेंगे इस चैप्टर के बाद। आई बिलीव सो कि ये चैप्टर उससे भी इंपॉर्टेंट है, तो ये उससे पहले समझना पड़ेगा आपको। जितना इसमें ऑडिट का जानकारी, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी होगी मैं आपको उतनी बता दूंगा, बट इन डेप्थ की जो ऑडिट की जो पूरी मतलब इंक्वायरी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको चैप्टर 1 में, इसके अगले बार अगले में चैप्टर में ही करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ ऑडिट्स क्या होता है समझो। ये एक एस्टिमेटेड है एंटिटी, ठीक है। ये पूरा ईयर है, इसने पूरे साल में अपने ऑब्जेक्ट लॉस के हिसाब से जो एमओए में मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं इसके, उसने इसने कंडक्ट करी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटी इसने पूरे साल में कंडक्ट करी, ठीक है। अब हम पहुंच गए एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑडिट क्यों चाहिए। उससे भी पहले समझना पड़ेगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नीड, मतलब एक तरह से आप समझो कि ईयर एंड पे आपने सारे अपने ऑपरेशन वगैरह बंद कर दिए। अब आपको बनानी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करनी है आपने, ठीक है। तो उससे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसको नीड है, मतलब कौन कौन जो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तभी तो ऑडिट के मतलब इसीलिए तो ऑडिट की एक नीड है, रिक्वायरमेंट अराइज हुई ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन इंटरेस्टेड होने वाले हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और क्यों होने वाले हैं। तो पहला बंदा होगा वो बैंक होने वाला है। क्यों, समझना पड़ेगा। बैंक को आपको आपके ऊपर क्रेडिट डिसीजन बनाने हैं, मतलब बैंक को आप मतलब आपको लोन लेना है भाई बैंक से, सीधी सी बात है। बैंक को हर एंटिटी को लोन असाइन करना होता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से। मतलब भाई बैंक को पता तो होना चाहिए ना कि इसकी लिक्विडिटी क्या है, इसकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ईयर एंड पे पोजीशन क्या है, या इसका पूरी लाइबिलिटी की उस समय स्टेटमेंट क्या है। उसके बेस पे वो मेजरमेंट करेगा ना कि भाई इसको कितना लोन दिया जाए, कैसा लोन दिया जाए, है ना। नो, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट। भाई भाई गवर्नमेंट को सीधी सी बात है, आपको कंप्लाय गवर्नमेंट को आपके ऊपर कंप्लायंस लगाने हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू कितना है, आपका टर्नओवर कितना है ना। आपकी स्टेट मतलब आप ईयर एंड पे करंट पोजीशन क्या है, उसको आपको तभी तो पता लगेगा ना कि मतलब कौन सा कंपनीज एक्ट कब कितना एप्लीकेबल हो रहा है, किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल हो रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए गवर्नमेंट को आपकी जरूरत है फाइनेंशियल स्टूडेंट्स की, वो इंटरेस्टेड है इसलिए आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट हो गई या एसओपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो गई, उसमें उसमें इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट और बैंक्स। नाउ थर्ड वन इज, थर्ड पीपल जो इंटरेस्टेड है आपके, थर्ड जो तीसरा बंदा इंटरेस्टेड होगा वो होगा इनकम आईटी डिपार्टमेंट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेफिनेटली। भाई उसको आपके ऊपर इनकम टैक्स लाइबिलिटी असेस करनी है, मतलब उसको भाई इनकम टैक्स लेना, सीधी सी बात आपसे। एक एंटिटी ने पूरा ऑपरेशन करा, उसके ऊपर जो भी उसका प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर उसकी लाइबिलिटी, मतलब कितनी लाइबिलिटी बनती है वो पता लगाना है। तो डेफिनेटली उसकी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए होंगी। उसको बैलेंस शीट आपका रेवेन्यू पता, बैलेंस शीट से और पीएनएल से आपको उसको रेवेन्यू पता होना चाहिए कि भाई इसने कितना रेवेन्यू कितना कमाया है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, सब कुछ पता होना चाहिए ईयर एंड पे, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सबको पता होगा, शेयर होल्डर्स। क्यों भाई, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना है, सीधी सी बात है, उनको रिटर्न चाहिए, शेयर होल्डर्स को रिटर्न चाहिए। तो ये चारों बंदे हैं, ये चारों लोग हैं जिनको ईयर एंड पे एंटिटी की बैलेंस शीट और पीएनएल में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट होता है। तो इसी की वजह से ऑडिट की एक रिक्वायरमेंट अराइज हुई, क्योंकि देखो एक एंटिटी ने तो अपने हिसाब से अपने जो उसने बंदे रख रखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, मैनेजमेंट ने बना के दे दी, प्रिपेयर कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भाई देखो मेरा रेवेन्यू ईयर एंड पे इतना हुआ है, ठीक है, मेरा रेवेन्यू सो एंड सो हुआ है, मेरी करंट पोजीशन ये है। बट भाई ये सारे जो बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, ये सब आपके मतलब मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं थे। तो इनको नहीं पता होगा कि जो मैनेजमेंट ने शो करा है रेवेन्यू, या मैनेजमेंट और रेवेन्यू दिखा रही है, वो करंट मतलब वो एक्यूरेट दिखा रही है या फिर कुछ मतलब डेविएट करा हुआ है। मतलब ऐसा तो ना हो कि रेवेन्यू कम दिखा रहा हो ताकि इनकम टैक्स के भाई लोड कम बने, मतलब इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम बने। ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट कम दिखा रहा हो ताकि भाई उनको रिटर्न कम दिया जाए। ऐसा ना हो कि बैंक के लिए अपने एसेट ज़्यादा दिखा दिए ताकि आपकी एसेट की पोजीशन अच्छी दिख गई, बैलेंस शीट अच्छी बन गई, उसके ऊपर बैंक से आपने लोन ज़्यादा ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसा भी ना हो, ऐसा ना हो कि भाई गवर्नमेंट के आपने थोड़ा सा कंप्लायंस नहीं करने के लिए थोड़ा सा कुछ धांधेबाजी करी हुई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इसी के चक्कर में एक ऑडिटर की नीड होती है।
और वो ऑडिट करता है ताकि वो इन सबको एक एश्योरेंस दे पाए। ये सारे जो बंदे हैं, इन सबको, चारों बंदे हैं, इन सबको एक एश्योरेंस दे पाए कि भाई जो एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है वो एक्यूरेट है, मतलब ट्रू एंड फेयर दिखा रही हैं ईयर एंड पे। ताकि इनको भी तो भरोसा हो ना भाई, इन सब चारों बंदों को कुछ तो भरोसा हो कि एक मतलब एक इंडिपेंडेंट बंदा जो ऑडिटर है वो हमको एश्योर कर रहा है कि भाई इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। शेयर होल्डर उसके बेस पर डिसाइड करेगा कि मैं इस पर इन्वेस्ट करूँ ना करूँ। इनकम टैक्स डिसाइड करेगा कि भाई मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी सही बन रही है या नहीं बन रही है। बैंक्स की भाई मैंने एक्यूरेट एक्सटेंट तक लोन इसको दिया है नहीं दिया है। ठीक है, ये सब इसीलिए ज़रूरी होती है ऑडिट। और ये सारे बंदों को इसीलिए ज़रूरत है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और इसीलिए ऑडिटर ईयर एंड पे अपॉइंट करा जाता है, इसलिए ऑडिट करवाई जाती है। आई होप इतना समझ आ गया होगा ऑडिट का बेसिक, ये बेसिक था जो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ज़रूरी है सिर्फ। तो लेट स्टार्ट, अब आगे जाते हैं। तो अब मतलब मेन चैप्टर में हम पूरा जंप करते हैं। सुनाओ, सबसे पहले समझना पड़ेगा। नाउ, व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स। अब इंटरनल कंट्रोल समझने से पहले आपको एक और चीज़ मेरे को समझानी पड़ेगी कि देखो, हर एंटिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, हर एंटिटी चाहती है कि हमारे ये कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो, सबसे पहला है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब, एंड देखो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं बट जो बुक में लिखे हुए हैं आपके चार, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नाउ व्हाट, भाई अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई एक चाहते हैं ये सारे जो आपके यूएस थे, बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर या फिर सारे आपके गवर्नमेंट वगैरह, ये सब चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल हो, ताकि उन पर हम ट्रस्ट कर सकें। तो इसलिए एंटिटी का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई एक रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस हम कंडक्ट करवा पाएँ पूरे साल के एंड में। ताकि हम जो अपने यूजर्स वगैरह हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जो मतलब शेयर होल्डर वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको हम एक रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर पाएँ ईयर एंड पे, ताकि वो उसके ऊपर अपना डिसीजन क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। देखो ये तो बेसिक सा है, ये तो बिना करे भी आप मतलब बिना नाम से समझ आ रहा है कि एंटिटी ऑपरेशंस अपने कंडक्ट कर रही है तो उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी से कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि उसके जो सारे रिसोर्सेज हैं वो ओवर यूटिलाइज हो रही हैं या अंडर यूटिलाइज हो रही हैं। मतलब बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल पाए, उससे बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। तो ये उसका डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव होएगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव है। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। देखो ये भी नाम से समझ आता है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट मतलब एंटिटी अपने एसेट को सेव करना चाहती है। क्यों, किससे सेव करना चाहती है? भाई देखो, एंटिटी ने मैनेजमेंट बिठा दी अपनी। ठीक है, एंटिटी का ओनर कहीं और है, मैनेजमेंट कहीं और, मतलब मैनेजमेंट कहीं और है, हर की ब्रांचेज अलग अलग है। लेकिन एंटिटी की हर ब्रांच में उसके मतलब सारे फिक्स एसेट्स होते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, चेयर्स होता है, सब कुछ फिक्स एसेट, उसका पूरा एक सेटअप होता है। तो एंटिटी चाहेगी ना कि भाई मेरा सारा जो फिक्स एसेट है वो सेफ रहे। मतलब ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट भाई फ्रॉड कर रहा है एसेट को लेके, मतलब मैनेजमेंट पर्सनल यूज कर रहा है या फिर मैनेजमेंट भाई खराब कर रहा है एसेट को। ठीक है, तो एंटिटी सेव करना चाहती है एसेट, तो डेफिनेटली ये एक ऑब्जेक्टिव होगा। अब दोबारा कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, वो तो सीधे सीधे बताया कि भाई अगर कंप्लायंस नहीं करोगे, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है, कंप्लायंस नहीं करोगे तो क्या आपके ऊपर लग जाएगा? भाई पेनल्टी लग जाएगी, सीधी सी बात है। फाइन्स आपके ऊपर इम्पोज कर दिए जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन्स इम्पोज कर देगी अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे लॉ एंड रेगुलेशन के साथ। तो ये सारे होते हैं, ये सारे चार मैंने जो आपको बताए ये क्या थे? ये सारे जो मैंने आपको चार बताए, दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटिटी। ये एंटिटी के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो कंडक्ट करवाना चाहती है, कि वो चाहती है कि ये ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब समझते हैं कि देखो, अब ये आप ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने जाओगे, मतलब फॉर एग्जांपल भाई हमने बोल दिया, एंटिटी ने बोल दिया कि मेरे को अपने एसिड सेव करने हैं, बट इसमें रिस्क भी तो आएंगे। मैनेजमेंट हो सकता है सेफ ना करने दे। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट फ्रॉड कंडक्ट कर रही है, मतलब मैनेजमेंट पर्सनल यूज के लिए एसेट अपना यूज कर रही है ना। फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ रख रखा है, आपने टी कॉफी वाली मशीन रख रखी है ताकि कोई भी क्लाइंट आए तो आप उसको पिलाना। ठीक है, एग्जांपल लो कि आपने एक एंटिटी के ब्रांच है, उसमें एक कॉफ़ी वाली मशीन है। ठीक है, उसने उसका ना ये रोल है कि जब भी कोई क्लाइंट वगैरह मीटिंग वगैरह होए तो उसको यूज़ करा जाए मशीन्स को, ताकि हमको बाहर से ना लानी पड़े कॉफ़ी, और मतलब इंस्टेंट कॉफ़ी बन सके, तो मीटिंग एक तरह से एक्चुअली अच्छे से कंडक्ट हो सके। अब हो क्या रहा है उसमें? भाई उसमें सारा दिन जो सारे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट होती है वही को उसको यूज़ करती रहती है कॉफ़ी मशीन को, तो उसकी एंटिटी मतलब एक कॉफ़ी मशीन की लाइफ कम हो गई। तो डेफिनेटली आपका एक तरह से एसिड सेफ गार्डिंग में रिस्क है कि मैनेजमेंट उसको पर्सनल यूज़ कर सकती है आपके एसेट को। तो ये रिस्क हो गया। ठीक है,
ये रिस्क हो सकता है मैनेजमेंट का। अब इस रिस्क को रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स कौन लगाता है? मैनेजमेंट लगाती है। किसने बोला इंटरनल कंट्रोल्स लगाने को? भाई गवर्नमेंट बोलती है, बहुत सारी बॉडीज होती हैं। यूजर्स चाहते हैं कि हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगे ताकि हमको पता लग सके भाई एनटीटी की पूरी अच्छे से रिलायबिलिटी हो रही है, रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशन उसके अच्छे से हो रहे हैं, उसके एसेट मिसयूज तो नहीं हो रहे। क्योंकि आपको पता होगा शेयर होल्डर एंटिटी के ओनर्स होते हैं, है ना। तो वो भी चाहेंगे कि भाई हमारे बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ हमारा एसेट हो सके ताकि हमको बेस्ट रिटर्न मिल सके, मतलब हमारा शेयर का प्राइस बढ़ सके, सीधी सी बात है। मतलब हमको बेस्ट डिविडेंड वगैरह मिल सके, मतलब एक तरह से ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए रिस्क आएंगे। अब रिस्क को मिटिगेट करने, मतलब रिस्क को संभालने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। कौन लगाता है? मैनेजमेंट लगाता है। ठीक, अब देखो इसकी बेसिक डेफिनेशन जो आपको लिखनी है, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको आता है एग्जाम में तो आपको ये लिखना है। अभी तक जो मैंने समझाया वो अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई लिखना क्या है। नाउ व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल बेसिक एंड डेफिनेशन? प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड डिजाइन एंड मेंटेन बाय टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट, या जो टीसीडब्ल्यूजी लगा देगी या मैनेजमेंट लगा देगी या फिर एनी अदर पर्सनल, मतलब कोई भी पर्सनल। जैसे कुछ डिपार्टमेंट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी एंटिटी है, ठीक है, काफी लार्ज स्केल पे एंटिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया आपकी एप्पल हो गई। उसमें टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को हो सकता है कि इंटर कंट्रोल्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, उसको हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता हो, है ना। हो सकता है उसका काम हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का, बट उसको भाई ये नहीं पता कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे लगाए जाएंगे। तो कुछ कुछ इतनी बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज में एक इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग से हायर करा जाता है, तो वो हो गया एनी अदर पर्सन, मतलब एक तरह से इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, अब रीजनेबल अश्योरेंस देनी है किसके बारे में? अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द एंट्रीज ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव? जो मैंने आपको चार ऑब्जेक्टिव बताए थे, रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ऑपरेशन, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, कंप्लायंस विद एलआर, लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसके बारे में एक रीजनेबल अश्योरेंस देनी है कि भाई अ, किसको देनी है रीजनेबल अश्योरेंस, सबसे पहले समझना पड़ेगा। वो आपको चार यूजर बताए थे मैंने, एंटिटी के यूजर्स, गवर्नमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, बैंक्स, इनको एक रीजनेबल अश्योरेंस देनी है कि भाई एंटिटी के ऑब्जेक्टिव पूरे हो पा रहे हैं, मतलब तुम सेफ रहो। ईयर एंड पे तुमको हम रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप इतना इंटरनल कंट्रोल तुमको समझ आ गया होगा। इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? भाई रिस्क को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए लगाए जाते हैं। एक तरह से हमको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। रीजनेबल एश्योरेंस किसको चाहिए? रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, जिनको ईयर एंड में फाइनेंशियल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक चीज़ सोचो कि इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ही लगा रहा है, ईयर एंड पे क्या उसको मैनेजमेंट ही चेक करेगा? थोड़ा सा सोचो, इंटरनल कंट्रोल्स लगाए भी मैनेजमेंट ने और उसको चेक भी मैनेजमेंट कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली नहीं हो सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स को लगाएगा कौन? मैनेजमेंट। उसको चेक कौन करेगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल उसकी ऑडिट के लिए तो भाई सीए वगैरह बुलाए जाते हैं, प्रोफेशनल बुलाया जाएगा, है ना। उसकी ऑडिट के लिए तो सीए बुलाया जाएगा कि भाई इंटर कंट्रोल अच्छे से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो ना कि मैनेजमेंट ने इंटर कंट्रोल अपने हिसाब से लगाए हो। मतलब उसे इंटर कंट्रोल लगाए इस तरीके से कि भाई वो रिलायबिलिटी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर ही नहीं पा रहे, मतलब वो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे ही नहीं पा रहे, है ना। तो भाई सीधी सी बात ये भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको इंटर कंट्रोल का देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा इंटर कंट्रोल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा की शॉप है, ठीक है। आपके पापा की फॉर एग्जांपल दो शॉप है, एक होती है आपके पापा की शॉप एक जगह पे, दूसरी दूसरी जगह पे है, ठीक है। आपके पापा दो टाइम, मतलब एक टाइम पे दोनों जगह तो बैठ नहीं सकते, है ना, वो एक ही जगह बैठेंगे डेफिनेटली। बट दूसरी जो जगह है उनकी ब्रांच है, वो उस पर वो क्या बिठा देंगे? स्टोर कीपर। एक तरह से वो स्टोर कीपर या फिर किसी भी मैनेजमेंट को हायर कर देंगे कि भाई तू तू यहाँ की शॉप संभाल, मैं वो वाली संभाल रहा हूँ, ठीक है। बट आपके पापा को एक रिस्क रहेगा ना कि भाई वो बंदा चोरी ना कर ले कैश वगैरह की, या गल्ला वगैरह जो भी होता है उसमें से वो चोरी ना कर ले, मतलब डिफेल्केशन ऑफ कैश ना हो जाए, है ना, मतलब कैश चोरी ना हो जाए या फिर मिस यूज ना हो जाए अपने एसेट का। ऐसा ना हो कि भाई कुछ कुछ मैनेजमेंट एसेट घर लेके जा रही है, अपने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रही है। तो आपके पापा को ये रिस्क रहेगा कि भाई आपके पापा को डाउट रहेगा कि ऐसा ना हो। तो वो क्या करेंगे ना, सबसे बेस्ट पॉसिबल एक क्या एक इंटरनल कंट्रोल लगाया जा सकता है, सबसे बेस्ट एक इसका मेथड क्या हो सकता है कि ये रिस्क भी कम हो जाए और मुझे डाउट भी कम हो जाए। सबसे बढ़िया आपके पापा सोचेंगे कि भाई मैं उस जगह पे सीसीटीवी लगा देता हूँ।
मतलब दूसरी ब्रांच पे जहाँ मैं नहीं बैठता उस जगह पे मैं सीसीटीवी कैमरा लगा देता हूँ, मेरे पे पूरा कंट्रोल रहेगा उस जगह का। तो एक तरह से अपने पे रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये सीसीटीवी क्या है भाई, दिस सीसीटीवी इज नथिंग बट इंटरनेट कंट्रोल। आपके पापा ने पूरा कंट्रोल उस जगह का अपने हाथ में ले लिया, रिस्क पूरा आपके हाथ अपने हाथ में ले लिया कि भाई रिस्क पूरा। अब रिस्क तो एक तरह से बहुत कम मिनिमाइज हो गया, लेकिन अभी भी रिस्क है। देखो, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं दे सकते, रिस्क अभी भी डेफिनेटली रहेगा। क्या रिस्क रहेगा भाई? रिस्क ये रहेगा ना कि हो सकता है कि वो जो मैनेजमेंट है, मतलब उसको हो सकता है यार वो कि आपका जो सीसीटीवी है, जो वहाँ पे शोर कीपर बैठता है, उसको पता हो कि इसकी सीसीटीवी को यूज़ कैसे करा जा सकता है। हो सकता है जब उसको चोरी करनी हो तो वो सीसीटीवी बंद कर दे। देखो, रिस्क तो डेफिनेटली रहेगा, है ना। बट रिस्क आपने फिर भी मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया कि थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया सीसीटीवी लगा के। अब वो थोड़ा सा डरेगा कि मैं शायद ना चुराऊं। अगर वो चोरी कर सकता था तो अब वो शायद सीसीटीवी के डर से चोरी ना करे, ठीक है। तो यही एक बेसिकली एग्जांपल है इंटरनेट कंट्रोल्स का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ, जहाँ पे इंटरनेट कंट्रोल्स लगेंगे वहाँ पे डेफिनेटली कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट कंट्रोल्स आने ही वाले हैं। यू कैन नॉट डिनाई दैट, ठीक है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट कंट्रोल समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि इनहेरेंट क्या होता है और लिमिटेशंस क्या होता है, ठीक है। नाउ, व्हाट आर द इनहेरेंट मीनिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेशन? इनहेरेंट मतलब कि भाई विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, मतलब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब एक तरह से भाई डिसएडवांटेज समझ लो, ठीक है। ये इसका मतलब ड्रॉबैक, लूप होल समझ लो, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट अपना लिमिटेशन की तरफ पढ़ते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस ओनली मतलब इट डजेंट मैटर हाउ मच इफेक्टिव योर कंट्रोल्स आर, दे आर डेफिनेटली गोना गिव रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट गोना गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई उससे 100% आपका रिस्क मिनिमाइज नहीं होता है, एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक पहुंच जाता है रिस्क, मतलब थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। बट डेफिनेटली फ्रॉड के चांसेस अभी भी हैं, तो एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता ऑडिटर कि भाई रिस्क था ही नहीं इंटर कंट्रोल्स में, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती कि भाई हमने इंटर कंट्रोल जो लगाए उसने प्रॉपरली फ्रॉड को एक तरह से बिल्कुल हटा दिया, तो बिल्कुल ऑब्सोलीट कर दिया फ्रॉड को। ऐसा नहीं हो सकता। रिस्क रिड्यूस जरूर हो सकता है बट बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता है। यह मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा। तो हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सेकंड लिमिटेशन, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, अब कंट्रोल्स है, ठीक है। कंट्रोल भाई, फॉर एग्जांपल सीसीटीवी, हो सकता है भाई सीसीटीवी खराब हो जाए। अगर सीसीटीवी खराब हो गया तो भाई रोबोट तो आने नहीं वाले ना कि सीसीटीवी को मतलब उसको कैसे चलाया जाए, उसको दोबारा सही कैसे करा जाए। डेफिनेटली रोबोट तो आएंगे नहीं। उसको दोबारा सही कौन करवाएगा? उसको सीसीटीवी रिपेयर कौन करवाएगा? या फिर ब्रेक डाउन हो गया, मतलब टूट ही गया सीसीटीवी, तो उसको सही कौन करवाने वाला? उसको डेफिनेटली सही एक आदमी ही करवाने वाले हैं, मैनेजमेंट ही करवाने वाले हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि ह्यूमन जजमेंट हमेशा इन्वॉल्व रहेगी। आप ह्यूमन जजमेंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इंटर कंट्रोल्स के में, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि आप देखो ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व रहेगी तो भाई चांसेस है कि फ्रॉड हो सके, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। नाउ थर्ड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस मतलब आपने जिस फॉर एग्जांपल आपने जिस काम के लिए काफ़ी बड़ी एंटिटीज में आपने एक डिपार्टमेंट रख रखा है कि वो सिर्फ नज़र रखेगा किस पे? सीसीटीवी पे, या कुछ भी हो गया। अब भाई कुछ कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल था, मतलब जो एंटिटी ने असाइन कर रखा था अ, एक इंडिविजुअल इंटर कंट्रोल के ऊपर, अब जो इंटर कंट्रोल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको यूज ही नहीं कर पाया सही से। मतलब जैसे देखो, एक इंटरनेट कंट्रोल था, ठीक है। वो था सीसीटीवी, ठीक है। इंटरनेट कंट्रोल था सीसीटीवी। बट जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल था, सीसीटीवी ने बताया कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हो रहा था। अब भाई या तो वो भूल गया देखना, चेक करना कि भाई मतलब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करना भूल गया, या फिर उसने कुछ मिस आउट कर दिया फ्रॉड वाला। फ्रॉड जहाँ जिस टाइम पे फ्रॉड हुआ वो उसने रिकॉर्डिंग मिस कर दी। एक तरह से इन्फॉर्मेशन जो प्रोड्यूस करी सीसीटीवी ने वो इफेक्टिवली यूज ही नहीं हुई, किससे? रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल से। तो पर्पस ही फेल हो गया ना इंटर कंट्रोल का। मतलब आपने सीसीटीवी जिसके लिए लगाया था फ्रॉड को रोकने के लिए, और वही बंदे को जिसको आपने बताया था कि भाई इसको अच्छे से देखियो तो कहीं फ्रॉड हो ना पाए, उसको समझ ही नहीं आया कि भाई ये इस टाइम पे फ्रॉड हो रहा था। तो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग किस काम की? उसको पता ही नहीं चला कि फ्रॉड हो भी गया और उसको पता भी नहीं चला। तो व्हाट इज दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस? मतलब भाई उसने यूज ही नहीं करा ढंग से। जो सीसीटीवी ने इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की, मतलब जो सीसीटीवी ने आपकी रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस की, उसको वो पता ही नहीं कर पाया कि भाई यहाँ पे इस टाइम पे फ्रॉड हो रहा था।
ठीक है। नाउ हम फोर्थ समझते हैं, कॉल्यूजन अमंग द पीपल। मतलब देखो, इंटरनेट कंट्रोल सर्कमेंटेड कॉल्यूजन अमंग द पीपल्स, पीपल सॉरी पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है, एंड मैनेजमेंट ओवरराइड इन इंटरनेट कंट्रोल इनएप्रोप्रिएटली। मतलब देखो, जब मैनेजमेंट को फ्रॉड करना था, उसने क्या करा, सीसीटीवी बंद कर दिया, उसने पैसे चुराए, निकल गई, सीसीटीवी ऑन कर दिया। सुबह ओनर को क्या बोल दिया कि भाई इस समय तो लाइट लाइट कट हो गई थी, हमें तो पता ही नहीं सीसीटीवी कैसे बंद हुआ। बट मैनेजमेंट ने क्या कर दिया इस समय, मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर दिया इंटरनल कंट्रोल, जान जानबूझकर। मतलब उसको पता था कि मैं चोरी करने जा रही हूँ, इसीलिए उसने करा था। ठीक है। तो ये भी हो सकता है भाई, कॉल्यूजन भी हो सकता है, इन सबके बीच में लड़ाइयाँ हो सकती है भाई, ओनर और मैनेजमेंट के बीच में, क्योंकि ओनर बोल रहा है भाई तुमने करा है ना। मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि भाई ये तो लाइट कट हुई थी, हमने जान के तो करा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं किसने फ्रॉड कर लिया। तो ये क्या भाई, ये लिमिटेशन है। नाउ दूसरी फिफ्थ लिमिटेशन आती है, लिमिटेशन इन स्मॉल एंटिटीज। मतलब देखो, स्मॉल एंटिटीज है, उसके पास डेफिनेटली भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो होंगे नहीं, क्योंकि भाई इतना रिसोर्सेज नहीं होते, इतने पैसे ही नहीं होते, मतलब इतने ज़्यादा उनके पास फंड्स ही नहीं होते। और फंड्स नहीं होंगे तो भाई मतलब इतने सारे बंदे कहाँ से, मतलब एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हायर ही नहीं कर पाएंगे, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स नहीं हायर कर पाएंगे। तो उससे क्या, एक तरह से आपकी मतलब नहीं हो पाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो ही नहीं पाएगी, है ना। अब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं हो पाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर कंट्रोल तो दूर की बात हो गई भाई, मतलब नियरली इम्प्रैक्टिसेबल हो गया। मतलब भाई आप इन देखो, आपके बेसिक फंक्शन करने के लिए, मतलब आपकी बेसिक फंक्शन करने के लिए आप एम्प्लॉय नहीं मतलब जमा कर पा रहे हो, आप इंटरनल कंट्रोल को चलाने के लिए कैसे एम्प्लॉय जमा करोगे, मतलब उनको कैसे आप हायर करोगे, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं, आपके फंड्स ही नहीं है, अभी आप नए हो या फिर आप छोटी है, आप स्मॉल लेवल पे हो, है ना। तो ये डेफिनेटली हो सकता है लिमिटेशन। नाउ सिक्स लिमिटेशन, लास्ट लिमिटेशन इज बाईपास ऑफ अनयूजुअल ट्रांजिशन। देखो, अब कुछ देखो, कितना भी ट्राई कर लो, फ्रॉडी पीपल अगर कुछ भी हुआ ना, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेगा इनहेरेंट लिमिटेशन को बाईपास करने का, सॉरी सॉरी, इंटरनेट कंट्रोल को बाईपास करने के लिए। ठीक है। तो भाई कुछ भी करके वो फ्रॉड कंडक्ट कर ही लेगा, भले ही आप जितना मर्जी बढ़िया इंटरनेट कंट्रोल लगा दो। तो आई होप कि ये इनहेरेंट लिमिटेशन होता है, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है आपके ऊपर, मतलब आपके एग्जाम में। तो आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझो कि बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर के लिए क्या होगा। मतलब अगर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग करता है इनहेरेंट लिमिटेशंस को, सॉरी इंटरनल कंट्रोल्स को, सॉरी 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 इनहेरेंट कंट्रोल्स को, अगर ऑडिटर एक तरह से क्या करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उससे उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो, उससे उसको पहले तो पता लग जाएगा, अलर्टनेस हो जाएगी भाई किस एरियाज में फ्रॉड ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। किस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस फ्रॉड को अफेक्ट कर रहे हैं। और नेचर टाइम, एनटी का मतलब होता है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, या आगे जहाँ भी लिखा जाएगा एनटीटी एनटी, तो इसका मतलब समझ लेना आप कि नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की बात हो रही है। ठीक है। ये सब बेनिफिट्स है, ये तीन ही बेनिफिट्स हैं, इसको आप एज इट इज याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे जो मेन चीज़ पे हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, और जिसके ऊपर इवन क्वेश्चन ले मतलब हर अटेम्प्ट में बेसिकली आता ही है, इंटर कंट्रोल से आना है, इसका मतलब कंपोनेंट से आना ही आना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट समझते हैं इंटर कंट्रोल्स के। देखो, इंटरनेट कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जब मैं एक सीसीटीवी लगाऊंगा, ठीक है, जब मैं सीसीटीवी लगाऊंगा, तो भाई मेरे को सीसीटीवी के साथ साथ पूरा उसका कंट्रोल भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ समझना पड़ेगा, सिर्फ सीसीटीवी लगाना एनफ नहीं है, मुझे उसके लिए सब कुछ समझना पड़ेगा। यार ये ना गलत हो गया है, कंपोनेंट्स में ही कंट्रोल इन्वायरमेंट है, ठीक है, और ये जो दूसरा कंट्रोल ई एन वी लिखा हुआ है ना थर्ड पे, ये कंट्रोल एक्टिविटी है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा माइंड मत करना, इसको थोड़ा सा आप समझ लेना, या फिर मैं अभी एक बार कर देता हूँ सही, आई होप कर सकूँ। सो आई होप कि इतना कर सकूँ डेफिनेट, हाँ यस कर सकता हूँ। ठीक है। एक्टिव, सो यस, यस, यस। अब समझते हैं इंटरनल कंट्रोल। मैंने आपको बताया कि आपने सीसीटीवी लगाया, तो आपको उसके सीसीटीवी के साथ साथ सिर्फ सीसीटीवी लगाना एनफ नहीं है, आपको सीसीटीवी के साथ साथ उसका पूरा कंट्रोल इन्वायरमेंट, पूरा सब कुछ उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको और हो सकता है एक्टिविटीज़ भी लगानी पड़े, हो सकता है उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको सिस्टम, मतलब जो भाई रिकॉर्डिंग में प्रोड्यूस करेगा सीसीटीवी, उसको भी आपको स्टोर करके रखनी पड़ेगी। और
मतलब उसमें आपको और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें 5 चीज़ें मिला के पूरा बनता है एक इंटरनेट कंट्रोल्स। अब इनको हम बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, एक एक कंपोनेंट्स की बात करते जाएंगे सेपरेट। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं बेसिकली कि इसमें 5 कंट्रोल्स होते हैं। अब वो 5 कंट्रोल्स क्या हैं? कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब भाई रिस्क पता करने के लिए कि रिस्क कितना है, उस सीसीटीवी के साथ रिस्क कितना राइज हो रहा है, मतलब सीसीटीवी को बाईपास कितना करा जा सकता है, कौन कौन बाईपास कर सकता है ना। अगर बाईपास कर दिया तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो ये सब समझने के लिए ये सब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम रैप, ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट है विच इज कंट्रोल एक्टिविटीज। फोर्थ जो आपका कंपोनेंट है विच इज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मतलब सीसीटीवी से सीधी सी बात है भाई, सीसीटीवी का जो आपका सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोड्यूस होगी उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में प्रोड्यूस करोगे, मतलब स्टोर करोगे। दैट इज ऑल्सो कंपोनेंट। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सीसीटीवी का, इंटरनेट कंट्रोल कुछ भी हो सकता है, मैं आगे और भी एग्जांपल आपको बताऊंगा, तो फिकर नॉट। तो फिफ्थ एक तरह से कंपोनेंट क्या हो सकता है? मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट कंट्रोल्स, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके एक एक कंपोनेंट की डिस्कस करते जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन का आ सकता है, फॉर मतलब एग्जाम हो सकता है कि एग्जाम में कोई भी सेपरेट क्वेश्चन आ जाए किसी के ऊपर भी, कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है? कंट्रोल इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो अब इसमें ना मैंने दो तरह से बता रखा है, क्योंकि मैंने भी जहाँ से पढ़ा था उन सर ने भी मेरे को ऐसे ही बताया था, तो मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। एक है अंडरस्टैंडिंग पीओवी, एक है एग्जाम पीओवी। अंडरस्टैंडिंग पीओवी मतलब ये खाली आपको समझाने के लिए है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। एग्जाम पीओवी का मतलब है ये बुक की लैंग्वेज है, आपको ये एग्जाम में रट के लिख के आ रही है। बट रटने से पहले मैंने आपको जैसे बताया था, आपको समझना पड़ेगा रटने से पहले, क्योंकि रटने से काम, सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला, आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो ये है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग का पढ़ो, इट इज एन ऑरा इन विच इट विल बी डिसाइडेड दैट विद हाउ मच इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी योर कंट्रोल्स विल वर्क। मतलब एक इन्वायरमेंट होता है, मतलब आपने सीसीटीवी लगा दिया, उस जगह की मैनेजमेंट या फिर उस जगह का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब उस जगह की मैनेजमेंट कितना सपोर्ट करती है उस सीसीटीवी के पूरे काम को। मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि मैनेजमेंट को बहुत अजीब लग रहा है कि यार ये सीसीटीवी क्या लगा दिया। मतलब मैनेजमेंट चाह रही है कि मैं फ्रॉड करूं, सीसीटीवी बंद करूं, फ्रॉड करूं, तो ये तो बेकार कंट्रोल इन्वायरमेंट है ना। आपको कंट्रोल लगाने से मतलब नहीं है, सिर्फ कंट्रोल के साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जिन बंदों को हायर कर रहे हो, जो कंट्रोल जो आगे जाके कंट्रोल इन्वायरमेंट का पार्ट बनने वाले हैं, पूरा उसकी सराउंडिंग्स का पार्ट बनने वाले, जिस जिस जगह सीसीटीवी वर्क करेगा, वो भी थोड़े से अंदर से क्या हो, एक तरह से रिलायबल हो, मतलब उन पर भी भरोसा, ट्रस्ट वर्दी हो, मतलब उन पर भी भरोसा किया जा सके कि भाई हाँ, इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हमको बाईपास करना है इंटर कंट्रोल फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। मतलब वो फ्रॉड करना नहीं चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। वो मैनेजमेंट एक तरह से ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट विश्वास नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात, मैनेजमेंट पे भरोसा करने लायक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट फ्रॉड करने तुली पड़ी है, मैनेजमेंट चाह ही रही है कि मैं जल्दी से, जैसे ही ओनर जाए, जैसे ही मैं सीसीटीवी बंद करूं और वैसे ही मैं फ्रॉड कंडक्ट कर डालूं। थोड़ा सा मैनेजमेंट भी फ्रॉड अच्छी होएगी, मैनेजमेंट मतलब थोड़ा सा चाहेगी, अपने सीरियसली लेगी अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो एक तरह से अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट बिल्ड होता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम के लिए समझते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट। देखो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट गवर्नेंस फंक्शन मतलब जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है यार, सीधी सी बात। मतलब भाई सेल परचेज डिपार्टमेंट में सेल परचेज मैनेजर जो हैं, ठीक है, वो सब थोड़े से एक तरह से ट्रस्ट वर्दी पर आप पीपल हायर करो अपनी किसमें, एंटिटी में, ठीक है। नाउ सेकंड इज एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शंस ऑफ टीसीडब्ल्यू एंड मैनेजमेंट। मतलब भाई अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है उस कंट्रोल, मतलब उस सीसीटीवी को देख के मैनेजमेंट को ऐसा ऐसा तो नहीं लगता कि भाई मैं इसको बाईपास करूं जल्दी से, मतलब इस सीसीटीवी को जल्दी से बंद करूं, मेरे को फ्रॉड करना है। एक एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, एक्शंस क्या ले रही है टीसीडब्ल्यू, मतलब हो सकता है असली में टीसीडब्ल्यू भाई फ्रॉड कंडक्ट कर दे सीसीटीवी को बंद करके, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट तो बिगड़ गया। तो एक इसमें इन्वॉल्व होता है कि मैनेजमेंट के एटीट्यूड भी कैसा होगा, अवेयरनेस भी कैसा होगा, एक्शंस भी कैसे होंगे, मैनेजमेंट खुद कैसी होगी, मैनेजमेंट गवर्नेंस फंक्शंस कैसे होंगे, जो अपने मैनेजमेंट पे बंदे हायर कर रखे हैं एम्प्लॉयज मैनेजमेंट लेवल पे, वो अच्छे होने चाहिए ना, सीधी सी बात है, जो गवर्न कर रहे हैं एंटिटी वो अच्छे होने चाहिए। फिर लास्ट में इससे होता क्या है, सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। मतलब सीधी सी बात है भाई, अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड करना चाह रही है तो उसके जूनियर भी फ्रॉड करना चाहिए, ठीक है। देयर हाई चांसेस कि देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा हमेशा नहीं हो सकता,
बट फिर भी चांसेस हाई हो जाएंगे कि मैनेजमेंट खुद चाह रही है कि मेरे को फ्रॉड करना है, तो वो डेफिनेटली उसके इन्फ्लुएंस होंगे, जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे, डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि हम भी फ्रॉड कर ले, है ना। तो इन सब से बनता है कंट्रोल इन्वायरमेंट। अगर ये सब चीज़ें अच्छी हैं तो आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। ये सब चीज़ें बेकार हैं तो आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं रहने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट कंट्रोल इन्वायरमेंट हमारा पूरा होता है, मतलब पूरा नहीं होता है, ये वाली साइड पूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कंट्रोल इन्वायरमेंट में सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट। देखो कुछ नहीं है, ये बेसिक है, सबसे ज़्यादा सीधी चीज़, तो कोई बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजमेंट टू इंश्योर एंटिटीज कंट्रोल इन्वायरमेंट इज एप्रोप्रिएटली डिजाइन। मतलब भाई मैनेजमेंट को सीधी सी बात है, कंट्रोल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि उसको पता लगे कि कंट्रोल इन्वायरमेंट भाई अच्छे से डिजाइन भी हुआ है या नहीं हुआ है ना। ये एलिमेंट्स है कंट्रोल इन्वायरमेंट के। मतलब ये अगर ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, एज इट इज क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट, तो आप इस 5 पॉइंट्स को लिख के आ जाना। आपको 5 में से 5 नंबर या जितना का भी होगा, अगर 4 का है तो 4 में से 4 मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज है, इसको आप एज इट इज रट सकते हो, ठीक है। दोबारा समझते हैं। सेकंड, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टाइल हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट। मतलब भाई मैनेजमेंट सीधी सी बात है, मैनेजमेंट जैसे मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट कितना चाहती है कि हम अच्छे से काम करें, मैनेजमेंट कितना चाहती है कि हम फ्रॉड कंडक्ट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, है ना। तो मैनेजमेंट का जैसा ऑपरेटिंग स्टाइल है, अगर वो चाह रहे हैं कि भाई एंटिटी को हम अच्छे से काम करें, अच्छे से रूल करें, या फिर वो चाह रहे हैं कि इंटर कंट्रोल को मतलब ओवरराइड कर दें, कुछ ऐसा मैनेजमेंट का एटीट्यूड है, तो सीधी सी बात है कि उसके ऊपर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है डेफिनेटली। तो बच्चा भी समझ जाएगा ये क्या पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जाते हैं, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज टू पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भाई मैनेजमेंट का काम है कि एंटिटी में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उनको हम कम्युनिकेट करें इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी वाली वैल्यूज, और एक एथिकल वैल्यूज, मतलब जो व्हाट इज एथिकल, मतलब क्या एथिकल है ना। अनएथिकल एथिकल बताया जाए सब कुछ उनको क्या है, किनको, जो एंटिटी में काम कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेट करके अच्छे से मान जाते हैं ठीक है, नहीं मानते क्या करो, एनफोर्स कर दो। एनफोर्स कैसे करोगे भाई, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से कर दो ना। मतलब अगर वो कंप्लायंस नहीं करते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं, तो फिर उन पे फाइन इम्पोज कर दो। आपने फाइन इम्पोज कर दिया तो सीधी सी बात हो गई कि एक तरह से एनफोर्स कर दिया, मतलब उनको मानना ही पड़ेगा, है ना। ना फोर्थ की तरफ मूव करते हैं, डिजाइनिंग एंड एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये एक डेफिनेट, ये एक बेसिक सा पॉइंट है। एक एप्रोप्रिएट आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाना है तो डिपेंड्स को किस पे करेगा, नेचर एंड साइज। मतलब अगर आपकी एंटिटी छोटी है तो आप जल्दी बना सकते हो, है ना। अगर बड़ी है तो उतना ही थोड़ा टफ लगे, टाइम लगे, मतलब टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उतना टफ भी होगा बनाना, है ना। फिफ्थ वाला पॉइंट एलिमेंट्स आता है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज इम्पैक्ट द ओवरऑल कंट्रोल एनवायरमेंट। सी मतलब कंट्रोल एनवायरमेंट, ठीक है। कंट्रोल एनवायरमेंट का मतलब ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, मतलब आप कैसे मैनेजमेंट को आपने कैसे मैनेजमेंट कैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रही है। मतलब उनका कितना, उनका डे टू डे एक काउंसलिंग हो रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भाई अच्छे से काम कैसे करना है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये सब होएगा तो कंट्रोल एनवायरमेंट अपने आप अच्छा बन जाएगा, है ना। एनकरेज हो जाएंगे सारे एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। व्हाई? मतलब समझो, ये कह रहा है कि सिर्फ कंट्रोल इन्वायरमेंट, मतलब एक अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या एब्सोल्यूट डिटरेंट है, मतलब क्या पूरी तरीके से रोक पाएगा फ्रॉड को, मतलब जीरो कर पाएगा रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्या एक अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या जीरो कर पाएगा फ्रॉड का रिस्क एंटिटी में? तो इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, नहीं कर पाएगा भाई कोई भी मतलब फ्रॉड कहीं से भी जीरो नहीं हो सकता है, जिसको फ्रॉड करना है वो कर ही लेगा, है ना। अच्छा आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके 100 में से 90%, 90 बंदे, 90 एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, मतलब 90 एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, तो आपका एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट डेवलप हो गया। बट स्टिल 10 बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम फ्रॉड कर दें, और वो हायर पोजीशन पे हैं, वो मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन पे है। तो भाई फ्रॉड तो फिर भी रिस्क राइज हो गया ना, फ्रॉड तो अभी कंडक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि एक सेटिस्फैक्टरी लेवल का कंट्रोल इन्वायरमेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जरूर है रिड्यूस करने में, क्यों, रिस्क को रिड्यूस करने में, बट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड, ठीक है। अब एग्जांपल समझो, मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस आईटी सिक्योरिटी रिस्क मे एडवर्सली अफेक्ट द इंटर कंट्रोल। मतलब फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अच्छे से, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से रिसोर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स जमा नहीं कर पाई, ह्यूमन रिसोर्स अपने
मतलब एक तरह से इकट्ठे नहीं कर पाई, गैदर नहीं कर पाई। किसके लिए? आईटी सिक्योरिटी के लिए, आईटी सिक्योरिटी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो उससे क्या होगा भाई? एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट कंट्रोल कैसे भाई? अगर आपने सही बंदे नहीं मतलब चुने अपने आईटी सिक्योरिटी आईटी डिपार्टमेंट में, है ना, इंटर मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो आपके इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं, संभालते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? वो इम्प्रॉपर चेंजेस बना देंगे अपने हिसाब से, मतलब फ्रॉड कंडक्ट कर देंगे। अनऑथराइज ट्रांजेक्शन बी प्रोसेस, मतलब भाई झूठी गलत ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाएगी, फ्रॉड फिर कंडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन था। आई होप समझ आएगा। ये आपको हो सकता है कि आ जाए पेपर में। थोड़ा चांसेस इस क्वेश्चन के रहते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग से ही क्वेश्चन है। मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन कहीं पे ऐसा आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा बुक में। ये अलग से एक डिब्बे मतलब बॉक्स वगैरह में बना के लिख रखा है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड कंपोनेंट की साइड हम सेकंड कंपोनेंट की साइड पढ़ते हैं, विच इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। देखो अब इसका बेसिक पूरा जो मैं बताऊंगा वो आपको बताऊंगा ऐसे 315, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में, और ऐसे 330 फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में बताया जाएगा। बट स्टिल आप सिर्फ ये समझ लो कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू नो वेदर एंटिटी हैज अ प्रोसेस ऑफ, एंटिटी के पास प्रोसेस है या नहीं, किस चीज़ का, इन सब का। किस चीज़ का मतलब? एंटिटी के पास प्रोसेस है बिजनेस रिस्क को पता करने का, रिस्क कौन से हो रहे हैं रिलेटेड टू एएफआरएफ, मतलब एप्लीकेबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये भी आगे बताऊंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। अभी समझ लो सिर्फ एंटिटी के ऑडिटर को रिस्क एंड प्रोसीजर इसलिए जानना जरूरी है ताकि उसको पता लग जाए कि एंटिटी के पास एक प्रोसेस है किसका, बिजनेस रिस्क को पता करने का, उसके बिजनेस रिस्क के सिग्निफिकेंस को पता करने का, कितनी बार अकर होता है मतलब लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस उसको पता करने का, मतलब कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है ना। फिर ताकि एंटिटी पूरा सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन पता करके एक डिजाइन कर सके एप्रोप्रिएट एक्शंस, ठीक है। एप्रोप्रिएट एक्शन पता कर पाए, तो उसकी वजह से उसका मतलब प्रोसेस है कि वो एक्शन पता कर पाए ताकि एड्रेस कर सके वो रिस्क, एड्रेस मतलब रिड्यूस कर सके रिस्क, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस आएगा 315 में, मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी के लिए ये सिर्फ इतना ही जरूरी था कंपोनेंट में। तो आई होप समझ आया होगा गाइस। इसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग अलग लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा गाइस। लाइक आप पढ़ते रहो, सब कुछ करते रहो, और डेफिनेटली जितना मैंने पढ़ाया है उतना रिवाइज कर लेना। तो आगे के लिए आपको ईजी हो जाएगा, है ना। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया था उतना रिवाइज कर सकते हो आप। तो इसके आगे का आई होप, मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। मैं चाहता हूँ वीडियो जितने शॉर्ट में रहेगी उतना आपको भी ईजी रहेगा, आपको थोड़ा मज़ा आएगा देखने में, आपको थोड़ा एक तरह से डर नहीं लगेगा, है ना, वीडियो देखने से। तो मैं थोड़े छोटे छोटे पार्ट में वीडियो रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा, इसके पार्ट्स में डालता रहूँगा। तो अभी तक के लिए मैं यहीं तक पढ़ाता हूँ। इसके बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 के लिए। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, एंड तब तक के लिए बाय गाइस।